द रॉन्ग वे टू यूज़ हीलिंग मैजिक के फर्स्ट एपिसोड में हम स्टूडेंट काउंसिल के दो मेंबर्स को देखते हैं, जिन्हें देखकर बाकी स्टूडेंट सोचते हैं कि ये पक्का कपल हों। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका नाम केन उसातो है, वो दिखाया जाता है और वो कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन मैं इनका बिल्कुल अपोजिट हूँ। मैं स्कूल में बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हूँ, मुझे कोई भी नहीं जानता। जिसके बाद उसे एक चिड़िया का घोंसला दिखता है जो कि ज़मीन पर गिर चुका होता है। वो उस घोंसले को उठाकर वापस से ऊपर रख देता है और कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम मेरी मदद करने आना, जैसे अभी मैंने तुम्हारी की। जिसके बाद केन कहता है कि मुझे भी एक ऐसी ऑर्डिनरी लाइफ नहीं चाहिए जिसमें कोई मज़ा ना हो। जिसके बाद स्कूल की छुट्टी के टाइम स्कूल के बाहर बारिश हो रही होती है और केन का छाता तो कोई और ही लेके जा चुका होता है, लेकिन उसे वहाँ एक दूसरा छाता रखा हुआ दिखाई देता है। वो सोचता है कि क्या मुझे इसे लेके जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और वो बारिश के रुकने का वेट करता है, लेकिन बारिश काफ़ी देर तक नहीं रुकती। जिसके बाद तभी वहाँ सूजने आ जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम अपना छाता भूल गए हो, और तुम्हें पता है ना कि स्कूल के बंद होने का टाइम हो चुका है। तो केन कहता है कि मैं अभी स्कूल से बाहर ही जा रहा था। तो सूजन उसे रोकती है और कहती है कि मैं एक स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर हूँ, इसलिए मैं किसी स्टूडेंट को बिना छाते के घर पे नहीं जाने दे सकती। तभी काजुकी आता है और कहता है कि तुम मेरा छाता ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक एक्स्ट्रा छाता रखा हुआ है। तो सूजन काजुकी से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो? तो वो कहता है हाँ, हम दोनों क्लासमेट हैं, और वो अपना छाता केन को दे देता है। जिसके बाद उसातो कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था काजुकी इतना अच्छा इंसान है। जिसके बाद वो केन से पूछता है कि आखिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, उसातो या फिर केन? तो केन बोलता है कि तुम मुझे उसातो ही बुला सकते हो। जिस पर सूजनी कहती है कि इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना उसातो? जिसके बाद वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो तीनों एक साथ घर पे जाएंगे, और सूजनी कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम हमें मिल गए, अब साथ में घर चलते हैं। जिसे सुनकर उसातो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पूरे स्कूल के सबसे पॉपुलर स्टूडेंट्स के साथ अपने घर पे जा रहा हूँ। रास्ते में केन कुजाकी से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतने फ्रेंडली होगे। तो काजुकी पूछता है क्यों, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? तो केन कहता है कि तुम हर टाइम सिर्फ लड़कियों से ही बात करते रहते हो, लड़कों से तो कभी बात करते ही नहीं। काजुकी कहता है कि मैं नहीं करता, वो बाकी लड़कियां पहले मुझसे बात करना चालू करती हैं। इस पर सूजने कहती है कि इसका मतलब है लड़कों को तुमसे बात करना पसंद नहीं है। जिसके बाद केन कहता है कि मुझे लगा था सूजने से बात करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सूजने कहती है कि आखिर तुम्हें मेरे बारे में ऐसा क्यों लगा? तो केन कहता है कि तुम सारे सब्जेक्ट्स की टॉपर हो और स्पोर्ट्स में भी इतनी ज़्यादा अच्छी हो। तो सूजने कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एक एवरेज 12th क्लास की लड़की हूँ। जिसके बाद वो दोनों से पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो एक दूसरे को? ऐसा मैं नहीं, बाकी सारे लोग क्लास में बात करते रहते हैं, मैंने इसलिए तुमसे पूछा। जिस पर सूजने कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हैं, इसलिए हम एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन पता नहीं बाकी स्टूडेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और तुम सबसे पहले स्टूडेंट हो जिसने हमसे हमारे सामने खड़े होकर ये बात पूछी है उसातो। और सूजने कहती है कि ये मेरे लिए एक कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू। थोड़ी देर आगे चलने के बाद सूजने उसातो से कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ कि आखिर तुमने हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद अपनी लाइफ में क्या करने के बारे में सोचा है? जिस पर उसातो कहता है कि अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं सोचा। तभी सुजाकी सूजने से कहता है कि ये क्वेश्चन तुमने मुझसे भी पूछा था, आखिर तुम ये सबसे क्यों पूछती जा रही हो? तो सूजने कहती है कि नहीं, मुझे बस पसंद है लोगों के बारे में जानना कि वो आखिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। और मैंने भी अपने बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सोचा है, लेकिन मैं अपने गोल को कंप्लीट करना चाहती हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं वो कैसे करूँगी। और कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करती, मुझे लगता है कि मैं किसी दूसरी दुनिया की हूँ। जिसे सुनकर उसातो कहता है कि सूजने और मैं बिल्कुल ही अलग हैं, लेकिन मुझे भी कई बार ऐसा ही लगता है जैसा सूजने को लगता है। जिसके बाद सूजने और कुजाकी को बेल्स की आवाज़ आने लगती है, तो वो केन से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें भी किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई दे रही है? तो उसातो कहता है कि नहीं, मुझे तो अभी तक कुछ भी सुनाई नहीं दिया। लेकिन सूजने कहती है कि मुझे भी कुछ तो सुनाई दे रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, और ये आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तभी उन तीनों के नीचे काफ़ी तेज़ रोशनी चमकने लगती है और उसातो कहता है, एक मैजिक सर्कल यहाँ कैसे आ सकता है? जिस पर काजुकी कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग चल रही है।
तभी सूज़ने कहती है कि मुझे लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है हम वहाँ मैजिक इस्तेमाल कर पाएँगे? क्या वहाँ मॉन्स्टर्स और हीरोज़ होंगे? और तभी वो तीनों उस मैजिक सर्कल के अंदर चले जाते हैं और वो रोशनी आनी अब बंद हो चुकी है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं काज़ुकी उसातो को उठा रहा होता है क्योंकि वो बेहोश हो चुका होता है। आने के बाद उसातो पूछता है कि आखिर हम हैं कहाँ? तो काज़ुकी कहता है मुझे भी नहीं पता। सूज़ने ने मुझे भी अभी उठाया है। उसातो पूछता है कि आखिर सूज़ने है कहाँ? और वो जैसे ही पीछे देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि सूज़ने एक बच्चे की तरह एक्ट कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही थी इस जगह को लेकर। इतने में ही उनके सामने जो किंग बैठा होता है वो उनसे कहता है कि इस जगह पर अचानक से आने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज तो हो गए होगे। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन समझ सकता हूँ। तो सूज़ने उसे देखकर कहती है एक किंग, एक असली का किंग, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसे देखकर उसातो फिर से हैरान सा हो जाता है। जिसके बाद वो किंग कहता है कि हमने तुम्हें लिंगर किंगडम में बुलाया है क्योंकि 2 साल पहले डीमन लॉर्ड ने हमारे इस किंगडम पर हमला किया था। जिसे सुनकर सूज़ने और थोड़ी फनी एक्टिंग करने लगती है और कहती है डीमन लॉर्ड। इस पर किंग कहता है हाँ डीमन लॉर्ड, एक पूरी बड़ी आर्मी के साथ। लेकिन पिछली बार तो हम अपने आप को बचाने में कामयाब रह गए थे, लेकिन इस बार डीमन लॉर्ड अपनी आर्मी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चुका है। वो हमारे किंगडम पर कभी भी हमला कर सकता है, इसलिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था एक फॉरबिडन समनिंग स्पेल के इस्तेमाल करने के अलावा। जिस पर काजुके गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता हीरोज और डीमंस के बीच में आने में, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर हमारी परमिशन के बिना बुलाने के। हमें फिर से अपनी दुनिया में वापस भेजो, वहाँ हमारी फैमिली है, हमारा वेट कर रही है और बहुत सारे काम भी हैं। जिसे सुनकर किंग कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, हीरो समनिंग सिर्फ एक बार ही काम करती है। इससे हम सिर्फ लोगों को यहाँ पर बुला सकते हैं लेकिन वापस भेजने का कोई तरीका नहीं है। जिसे सुनकर काजुकी एक बार फिर से गुस्सा हो जाता है और कहता है तो हमारी फैमिली का क्या होगा? तो किंग कहता है आई एम सॉरी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे पता है कि तुम इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए होगे, लेकिन प्लीज़ हमारी मदद करो, ये तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता हीरोज़। बदले में मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर वापस भेजने का कोई ना कोई तरीका ज़रूर ढूंढ लूँगा, लेकिन तब तक प्लीज़ हमारी मदद करो। जो सुनने के बाद सूज़ने उस राजा से पूछती है कि आपने अभी हमें हीरोज़ कहा, लेकिन आपने हमें हीरोज़ क्यों कहा ये तो बताइए। तो वो किंग अपने साइड में खड़ी एक लड़की जिसका नाम वेलची है उससे कहता है कि इन्हें बताओ। वो उन सबको कहती है हीरो समनिंग मैजिक सर्कल अपने आप ही काम करता है जब उसे सच के हीरोज मिलते हैं। मुझे यकीन है कि जब तुम लोग यहाँ आ रहे थे तब तुम्हें बेल्स के बजने की आवाज़ आई होगी, और अगर तुमने बेल्स के बजने की आवाज़ सुनी है जिसका मतलब है तुम लोग ही हीरोज हो। जिसे सुनने के बाद काजुकी उसातो से कहता है कि तुम्हें तो कोई बेल्स की आवाज़ आई ही नहीं थी, मतलब है कि तुम हमारे साथ ऐसे ही इस वर्ल्ड में आ गए हो गलती से। जिसके बाद वेलची उन तीनों से कहती है कि आइए हम आप लोगों की मैजिकल एबिलिटीज़ का पता लगाते हैं इस क्रिस्टल बॉल की मदद से। तभी सूजने फिर से एक बार एक्साइटेड हो जाती है और कहती है क्या हम सच में अपनी पावर्स का पता लगा सकते हैं क्रिस्टल बॉल की मदद से? तभी काजुके उसातो से कहता है कि तुम्हें इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो उसातो कहता है नहीं, मिस विल्ची ने मुझसे कहा है अगर मैं कोई हीरो नहीं हूँ शायद तब भी मैं अपने मैजिक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि ये लोग मुझे भी तुम दोनों के जैसे ही ट्रीट कर रहे हैं। तभी काजुके कहता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि इन्होंने हमें यहाँ पे भी बुला लिया और हमें एक हीरो की तरह डीमन लॉर्ड से भी लड़वाएंगे? तो उसातो कहता है आखिर हमारे गुस्सा होने से क्या हो जाएगा, वापस अपने वर्ल्ड में तब तक नहीं जा सकते जब तक हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। ये सुनकर काजुके उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। जिसे सुनकर उसातो कहता है कि मुझे लगता है सूजने मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद वो सूजने को देखते हैं और कहते हैं हाँ मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, हमें भी उसी की तरह चीज़ों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। तभी विल्ची कहती है सूजने से कि अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल के ऊपर रखो। तो सूजने जैसे ही उस बॉल पर अपना हाथ रखती है उस बॉल का कलर येलो हो जाता है। जिस पर विल्ची कहती है येलो का मतलब है थंडर मैजिक, आप थंडर मैजिक का इस्तेमाल कर सकती हैं। जिसे सुनकर सूजने और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और काजुकी कहता है कि मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश है यहाँ पर। जिसके बाद काजुकी की बारी आती है और काजुकी अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर रखता है, और जैसे ही वो अपना हाथ उस क्रिस्टल बॉल के ऊपर रखता है उस बॉल का कलर वाइट हो जाता है।
तो वो कहती है वाइट का मतलब है लाइट, आप लाइट की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद सूजन चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम अपने हाथों से लेज़र बीम निकाल सकती हो और सारे दुश्मनों को एक ही बार में मार सकते हो। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। जिसे सुनकर उसातो कहता है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, आखिर तुम बोल क्या रही हो। जिस पर विल्सी उससे कहती है कि ये लाइट की पावर है, काफ़ी कम लोग इस पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। डीमन सिर्फ अंधेरे में हमला करते हैं, इसलिए आप उन सबके सामने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। अब उसातो की बारी आती है और वो अपना हाथ उस बॉल के ऊपर रखता है और जैसे ही वो अपना हाथ रखता है उस बॉल का कलर ग्रीन हो जाता है। पूछते हैं कि आखिर ये किस तरह की मैजिकल एनर्जी है, लेकिन ग्रीन कलर को देखकर विल्सी काफी ज्यादा डर जाती है। भागते भागते उसातो को साथ में लेकर किंग के पास पहुंचती है। किंग से कहती है कि बाकी दोनों के पास अच्छी खासी पावर है, लेकिन इसका केस थोड़ा अलग है। तो किंग मजाक में कहता है कि कहीं इसके पास डार्क मैजिक तो नहीं। विल्सी कहती है कि क्रिस्टल बॉल का कलर ग्रीन हो गया था, जिसे सुनने के बाद किंग की भी हालत खराब हो जाती है और कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। इसे देखने के बाद उसातो कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि क्या मेरी मैजिकल पावर्स इतनी ज्यादा खराब है। किन किंग कहता है कि हमें उसातो को कहीं दूर भेजना होगा। तो विल्सी कहती है कि क्या हम इसे शहर में नहीं भेज सकते। पर किंग कहता है कि मैं जल्द से जल्द सारे अरेंजमेंट्स कराता हूँ और इसे कहीं दूर भेजने की तैयारी करता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जिसके भी ग्रीन बाल हैं वो उस रॉयल पैलेस में आ जाती है और किंग के पास आने लगती है। जैसे ही वो गेट खोलती है सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है, और सभी लोग डर भी जाते हैं। जिसके बाद वो हरे बालों वाली लड़की राजा से पूछती है कि आखिर समनिंग रिचुअल कैसा गया। तभी उस लड़की की नज़र उसातो के ऊपर जाती है और वो उसातो से पूछती है कि क्या तुम वही हीरो हो जिसे हमने दूसरे वर्ल्ड से बुलाया है। तो किंग कहता है कि क्या तुम मजाक कर रही हो, ये तो एक नॉर्मल बंदा है जिसको हमने टाउन से यहाँ पर बुलाया है। तो वो उसातो से उसका नाम पूछती है तो उसातो कहता है कि मेरा नाम उसातो है। के बाद वो लड़की अपना नाम रोज बताती है और कहती है कि मैं इस किंगडम की रेस्क्यू टीम की कैप्टन हूँ। उसातो कहता है कि शक्ल से तो ये जान लेने वाली लग रही है, बचाने वाली नहीं। जिसके बाद विल्ची रोज से कहती है कि जो हीरोज हमने बुलाए हैं वो क्रिस्टल रूम में हैं। तो रोज और विल्ची दोनों उस क्रिस्टल रूम की तरफ जाने लगते हैं और किंग उसातो से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में बाद में बात करूंगा। लेकिन उसातो किंग से पूछ ही लेता है कि आखिर मेरी मैजिकल पावर ग्रीन क्यों थी। जिसे सुनकर रोज रुक जाती है और कहती है क्या अभी तुमने ग्रीन कहा। और ये बोलने के बाद वो किंग से कहती है कि मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर किंग विल्सी से कहता है कि जल्दी से उसातो को यहाँ से काफी ज्यादा दूर ले जाओ। और विल्सी अपने मैजिकल स्पेल की मदद से उसातो को काफी ज्यादा दूर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन रोज की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और वो उसातो के उसातो को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है और किंग से कहती है कि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ और इसे अच्छे से हीलिंग मैजिक को यूज करने की ट्रेनिंग दूंगी। जिसके अगले सीन में वेल्ची काजुके और सुने से कहती है कि उसातो को रोज ले गई है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो हमारी रेस्क्यू टीम की कैप्टन है जिनका बेस। और क्योंकि क्रिस्टल बॉल का कलर ग्रीन बदल चुका था, इसका मतलब है कि उसातो के पास हीलिंग पावर्स हैं और हीलिंग पावर यूज करने वाले लोग अपने आप में काफी ज्यादा रेयर हैं। रोज उसातो को अपने साथ अपने एक सबऑर्डिनेट के रूप में लेकर जा रही है। बस एक ही बात की प्रॉब्लम है कि उसके ट्रेनिंग देने का तरीका काफी ज्यादा अलग है। सीन में रोज उसातो को उसके घर पे लेके आती है और वहाँ पहले से ही 5-6 लोग रह रहे होते हैं, उन्हें बाहर बुलाती है। उसे कहती है कि इसका नाम ओसातो है और आज से ये तुम्हारे साथ ही रहेगा। लेकिन ओसातो उन 5 लोगों को देखने के बाद काफी ज्यादा डर जाता है। तो रोज एक बंदे को लात मारती है और कहती है कि इसे डराना बंद करो और ओसातो से कहती है कि ये सब लोग मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन ये हीलिंग मैजिक यूज नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगी कि हीलिंग मैजिक आखिर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे सुनकर उसातो कहता है कि क्या मैं हीलिंग मैजिक किसी और से नहीं सीख सकता। लेकिन रोज उसातो की बात नहीं सुनती और उससे कहती है कि तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। इसके बाद वो 5 लोग उसके पास आकर कहते हैं कि कैप्टन रोज से ट्रेनिंग लेने से अच्छा है कि तुम नर्क में रहना पसंद करो। रात को जब उसातो सो जाता है तो रोज अपने आप से बात करती है और कहती है कि एक हीलिंग मैजिक यूजर एक दूसरे वर्ल्ड से, देखते हैं कैसा कैसे काम करेगा। हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम देखने वाले हैं द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक के एपिसोड नंबर 2 को।
और अगर आपने इस सीरीज़ के एपिसोड नंबर 1 को नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। तो फर्स्ट एपिसोड में 3 स्टूडेंट्स अपना स्कूल ख़त्म करके एक साथ अपने घर पे जा रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ बेल्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इतने वो कुछ समझ पाते, एक मैजिक सर्कल उन तीनों के नीचे अचानक से बन जाता है और वो तीनों उस मैजिक सर्कल में चले जाते हैं और एक दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उन्हें लिंगर किंगडम नाम के एक किंगडम के किंग ने समन किया है ताकि वो तीनों उस किंगडम को डीमन लॉर्ड के हमले से बचा सकें। और डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए उन तीनों के पास अलग अलग पावर्स दी गई हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की पावर का नाम सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेयर मैजिक पावर है। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम रोज़ होता है और वो भी हमारे मेन कैरेक्टर की तरह हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है। इसलिए वो किंग से कहती है कि मैं इस लड़के को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। तो वो किंग उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि आज से मैं इस लड़के को ट्रेनिंग दूंगी ताकि ये बिना किसी प्रॉब्लम के हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद रोज़ उसातो को एक घर में लेके आती है और कहती है कि आज रात के लिए तुम आराम कर सकते हो, तुम्हारी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी तो कल सुबह सुबह तैयार रहना। और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे एपिसोड की। तो उसातो अभी अभी उठा होता है और उसका रूममेट उससे आके कहता है कि तुम्हारे दोस्त तुमसे मिलने आए हैं। तो उसातो उन दोनों से मिलने के लिए बाहर जाता है। जिसके बाद काजुकी कहता है कि हमने सुना कि कोई तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ लेके आ गया है, इसलिए हम ये देखने के लिए आए हैं कि क्या तुम ठीक हो या नहीं। तो उसातो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज से मेरी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और मुझे नहीं पता कि आखिर वो ट्रेनिंग किस तरह की होगी। तो काजुकी कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम भी ये ट्रेनिंग करना चाहते हो। उसातो कहता है कि मेरे पास और कोई बेटर ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए हमसे जो हो सकेगा हमें अपना बेस्ट ही देना पड़ेगा। जिसे सुनकर काजुकी उसातो से कहता है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए थैंक यू। अब मैं भी इस वर्ल्ड में अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँगा। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उन दोनों को जाते हुए देखकर उसातो सोचता है कि मैं भी एक दिन स्ट्रॉन्ग बनूंगा और इन दोनों के साथ किसी फाइट में लड़ूंगा ताकि इन्हें सपोर्ट कर सकूं। तभी पीछे से रोज़ की आवाज़ आती है और वो कहती है कि क्या हीरोज़ चले गए? तो क्या तुम्हें अपने दोस्तों से बात करके अच्छा लगा? सुनो, ये कोई जेल नहीं है, तुम जिससे चाहो उससे मिल सकते हो, लेकिन जब तक तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू नहीं हो जाती तब तक। और ये कहकर रोज़ उसातो को एक बुक दे देती है और कहती है कि पूरे दिन में तुम जो भी ट्रेनिंग करोगे तुम्हें इस नोटबुक में उसके बारे में लिखना होगा, इसलिए जल्दी अंदर आकर अपना ब्रेकफास्ट करो ताकि हम ट्रेनिंग के लिए बाहर जा सकें। जिसके बाद उसातो खाना खाकर बाहर आ जाता है और हम देखते हैं कि उसातो ने अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट पर रखा हुआ है और पीछे खड़े हुए रोज़ उसातो से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? तो उसातो कहता है हाँ, मुझे थोड़ी बहुत गर्माहट सी फील हो रही है। तो रोज़ कहती है कि ये माना है और तुम्हें इसे अपने शरीर से बाहर निकाल कर यूज़ करने का तरीका सीखना होगा, लेकिन अभी के लिए इसे महसूस करते रहो और अपना फोकस एक जगह पे रखो। और अगले सीन में रोज़ उसातो को एक मोटी सी बुक दे देती है। तो उसातो कहता है कि मैं यहाँ की लैंग्वेज नहीं पढ़ सकता। तो रोज़ कहती है कि जो भी इस वर्ल्ड में समन होता है उसके ऊपर एक ट्रांसलेशन मैजिक अपने आप ही इस्तेमाल हो जाता है, जिस वजह से उसातो उस बुक को पढ़ पा रहा होता है। और रोज़ उसे उस बुक के अंदर एक मैप दिखाती है और उसातो से कहती है कि डीमंस का किंगडम हमारे किंगडम के बिल्कुल साइड में ही है, इसलिए उनका फर्स्ट टारगेट हमेशा हमारा किंगडम ही रहता है। और उसातो का पूरा दिन वो बुक पढ़ने में चला जाता है। अब अगले दिन उसातो को बहुत ज़्यादा रनिंग करनी पड़ती है और भागते हुए वो सोचता है कि क्या ये सच में मैजिक सीखने की ट्रेनिंग है, और उसे तब तक भागना पड़ता है जब तक उसकी मसल्स पूरी तरह से काम करना बंद ना कर दें। और अगर वो बीच में कहीं पर रुकता है तो रोज़
वहां आकर उसे अपने हीलिंग मैजिक से उसके पैर को ठीक कर देती है और कहती है कि तुम्हें रुकने के लिए किसने बोला है, जल्दी से भागना शुरू करो। और रोज से डरकर वो काफी ज्यादा तेजी से भागने लगता है और रोज उससे कहती है कि जब तक तुम मर नहीं जाते तब तक भागते रहो और मैं तुम्हें बार बार रिवाइव करती रहूंगी। और उसातो की ट्रेनिंग का दूसरा दिन भागते हुए निकल जाता है। अब तीसरे और चौथे दिन वो बाकी लोगों के साथ भागना शुरू कर देता है, जो उससे काफी ज्यादा तेजी से भाग पाते हैं। और उसातो से भी कहते हैं कि अपनी पूरी कोशिश करो और हमें पकड़ने की कोशिश करो। और उसका पांचवा दिन भी पूरी तरह भागते हुए निकल जाता है, यहाँ तक कि छठा दिन भी वो पूरा दिन भागता ही रहता है और रोज के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलने लगता है। लेकिन तभी वो अपने हाथ को देखता है कि उसकी मैजिक पावर उसके हाथ से बाहर आ रही होती है, जिसके बाद से उसातो की ट्रेनिंग और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी होती है, क्योंकि अब रोज़ उसातो को अपनी पावर से मारना शुरू कर देती है और उसे उठाकर दूर दूर फेंकने लगती है। और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसातो की बॉडी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सके और अपने आप अपनी बॉडी को हील करके ठीक हो सके। और ये बोलने के बाद वो उसे उठाकर एक बार फिर से काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक देती है, जिससे उसातो को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है और वो एक ही जगह पर लेट जाता है और कहता है कि मुझे 10 दिन हो गए हैं लेकिन मेरी हालत अभी तक ऐसी ही है। लेकिन अचानक से उसकी बॉडी अपने आप को हील करने लगती है और उसके सारे दर्द ख़त्म हो जाते हैं। और उसातो कहता है कि अब मुझे अपनी बॉडी में कहीं पर भी दर्द फील नहीं हो रहा है और मैं अपने मैजिक को कभी भी यूज़ कर सकता हूँ जब भी मेरा मन करे। ये सोचते हुए वो काफ़ी ज़्यादा धीरे भाग रहा होता है। पीछे से रोज़ आवाज़ लगा के कहती है कि अपनी स्पीड बढ़ाओ और अपनी बॉडी को तकलीफ़ देना शुरू करो। इसके अगले दिन यानी कि 11वें दिन उसे पुशअप्स मारने के लिए कहा जाता है। वो 800 से ज़्यादा पुशअप मार चुका होता है, तो रोज़ उससे पूछती है कि तुम्हें पता है कि तुम ऐसी एक्सरसाइजेस क्यों कर रहे हो? क्योंकि जितना ज़्यादा तेज़ तुम भाग पाओगे उतने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बचा सकोगे और साथ में ही बाकी इंजर्ड अलाइज को भी बचा पाओगे। जिसे सुनकर उसातो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है आज मुझे ट्रेनिंग के दौरान रोज़ की ज़्यादा डांट भी नहीं सुननी पड़ी। पता नहीं क्यों मुझे इस ट्रेनिंग में अब मज़ा आने लगा है। अब अगले दिन वो दोपहर तक सिर्फ भागता ही रहता है और दोपहर को खाना खाने के बाद शाम को उसे फिर से पुशअप्स मारने पड़ते हैं। 13th डे पर वो उसातो की बॉडी पर थोड़े बहुत वेट्स बांध देती है और उसे फिर से भागने के लिए कहा जाता है। और रोज़ उसके बेस पर रहने वाले एक लड़के से कह देती है कि तुम्हें उसातो का खाना खा जाना है ताकि वो उन वेट्स को बांध कर तुम्हारे पीछे भाग सके, इस उम्मीद में कि वो तुम्हें पकड़ पाएगा और ऐसे ही उसकी एक्सरसाइज और ज़्यादा होने लग जाएगी। वेट बांध कर वो जितनी दूर भाग सके उतनी दूर भाग पाएगा। तो ओसातो जैसे ही भागना शुरू करता है उसे अपनी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हल्की लगती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब रोज़ ने ही करवाया है, लेकिन इतना वेट बांधने के बाद भी मेरी बॉडी मुझे काफ़ी ज़्यादा हल्की लग रही है और मुझे भागने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। एक हफ्ते के बाद काजुकी और इनुकामी उसातो से मिलने के लिए वापस से आते हैं और उसातो को अपनी ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं और ये देखकर हैरान हो जाते हैं और पहचान नहीं पाते कि आखिर ये उसातो है या नहीं, क्योंकि उसने अपने कमर पे एक बहुत बड़ा पत्थर और उसके ऊपर रोज को बिठाकर पुशअप कर रहा होता है और कहता है कि क्या मुझे ये सच में करना होगा। तो रोज कहती है कि इतने आसान काम को करने के लिए भी तुम्हें बहाने ढूंढने की जरूरत है क्या, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी ट्रेनिंग पर सवाल उठाने की। तो उसातो कहता है कि आप बहुत ज़्यादा हल्की हैं, थोड़ा और वेट होता तो और मज़ा आता। और ये सुनकर रोज़ उस पत्थर के ऊपर से उतर जाती है और एक दूसरा बड़ा पत्थर उसी पहले वाले पत्थर के ऊपर रख देती है और उसातो से अब पुशअप करने के लिए कहती है। और जब वो पुशअप कर रहा होता है उसकी बॉडी के अंदर से उसकी मैजिकल पावर्स काफ़ी ज़्यादा बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर रोज स्माइल करके कहती है कि मैंने जितना सोचा था उससे पहले मैं तुम्हें उस जगह पर ले जा सकूंगी। इतने में काजुकी फिर से कहता है कि क्या ये सच में उसातो ही है, और उन दोनों के साथ एक दो रॉयल गार्ड्स भी आए हुए होते हैं
जो रोज से कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो रोज उस नाइट से कहती है कि तुम्हारी पावर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन मैं यहाँ पर उसातो को ट्रेनिंग दे रही हूँ क्योंकि वो मेरा राइट हैंड मैन बनने वाला है। जिसे सुनकर उसातो हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे उसकी ये बात पसंद है कि वो कभी भी हार नहीं मानता और जब तक उसकी ट्रेनिंग पूरी नहीं होती वो तब तक ट्रेनिंग करता रहता है। जिसके बाद रोज उसातो से कहती है कि जाओ थोड़ा लंच करके आ जाओ, उसके बाद फिर से ट्रेनिंग करेंगे। तो उसातो काजुकी और सूजने के साथ लंच करने के लिए चला जाता है और वो रॉयल गार्ड उन दोनों से कहता है कि प्रिंसेस सियला का ध्यान रखना। अगले सीन में वो सब साथ में मिलकर लंच कर रहे होते हैं। तो काजुकी उसातो को बताता है कि वो आदमी कमांडर सिगलेस है, स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट इस किंगडम का, और लिंगर किंगडम की आर्मी को वही कंट्रोल करते हैं। और वो प्रिंसेस उसातो से कहती है कि मेरे साथ फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे दोस्त की तरह ही मुझसे बात कर सकते हो। जिसके बाद सियला कहती है कि मैं तुम सभी के लिए ये केक बनाकर लाई हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम सभी को ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ये देखकर वो लोग उस केक को खाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है। जिसके बाद काजुकी कहता है कि कमांडर सिगलेस हमें तलवारबाजी सिखाते हैं और विल्सी हमें अपने मैजिक को इस्तेमाल करना सिखाती है। तो उसातो कहता है तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन रोज़ ने तो मेरी हालत ख़राब करके रखी है। जिसके बाद सूजने उसातो की टी शर्ट को उठाती है और उसके एब्स देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि मुझे इन्हें तो टच करना है। तो काजुकी कहता है कि तुमने आखिर इतने टाइम में ऐसी बॉडी और ऐसे मसल्स बना कैसे लिए। तो उसातो कहता है कि इसे समझा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। स्टार्टिंग में तो मुझे लगा था कि मेरी ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन अब मेरी ट्रेनिंग मुझे करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने लगा है। ट्रेनिंग करते करते मेरी बॉडी ऐसी हो गई मुझे कभी पता भी नहीं चला। लेकिन मैं भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम कभी ना कभी हीरोज़ की तरह फाइट करने वाले हो और मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर सूज़ने कहती है कि अगर हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ ना उसातो। जिसके बाद रोज़ का वो सबऑर्डिनेट्स उसका लंच लेकर वहाँ पर आता है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हुई मेरे लंच को यहाँ तक लाने की। तो वो दूसरा बंदा कहता है कि तुम्हें अभी भी पुरानी बात को लेकर बदला लेना है क्या मुझसे। और ये कहकर वो दोनों एक दूसरे के साथ एक बार फिर से लड़ने लग जाते हैं। जिसे देखकर सूजने कहती है कि मुझे लगता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल फ्रीली रह रहा है और मुझे लगता है कि इस बात का कोई तो रीज़न है कि हम तीनों ही एक साथ इस जगह पर समन हुए हैं। अब अगले सीन में उसातो नहाने के लिए रात में टब में बैठा हुआ होता है और बैठे बैठे वो सूजने की बात को सोचता है और कहता है कि एक बार को मुझे सूजने ने पूरी तरह से डरा दिया था, और कहता है कि क्या मैं इतना मेंटली तैयार हूँ जितनी मैंने ये बॉडी बनाई है ताकि मैं लोगों को बचा सकूं। अब अगले दिन सुबह रोज उसातो के मुंह पर एक बैग फेंक के मारती है और कहती है कि अभी हमें कहीं जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। जिसे सुनकर बाकी बंदे कहते हैं कि तुम्हारा नर्क में जाने का समय आ चुका है तो तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो कंट्री के मेन गेट के एक गार्ड को डरा कर कहती है कि कैप्टन रोज को इस कंट्री से बाहर जाना है तो जल्दी से गेट खोलो और मेरी मदद करो। जिससे डर कर वो गार्ड उस गेट को खोल देता है और वो दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं, जिस जंगल का नाम है डार्कनेस ऑफ लिंगर। जहां पहुंचकर रोज उसातो से कहती है कि यहाँ कई सारे मॉन्स्टर्स हैं और तुम्हें इन मॉन्स्टर्स के बीच में अपने आप को सरवाइव करना है। तो उसातो कहता है कि मैंने अभी सिर्फ भागना ही सीखा है और मुझे लड़ना नहीं आता, लेकिन रोज उसकी बात नहीं सुनती और उसे उठाकर दूर फेंक देती है जंगल के बीच में। और वो अपने आप को उस जंगल में कैसे बचा पाएगा ये तो हमें थर्ड एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक का एपिसोड नंबर 3। तो एपिसोड की शुरुआत में रोज उसातो से कहती है कि तुम वापस तब तक नहीं आ सकते जब तक तुम उस बड़े ग्रिजली बेयर को नहीं हरा देते। और ये कहकर वो उसातो को दूर फेंक देती है उस जंगल के अंदर। इसके बाद उसातो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और वो सोचता है कि मैं अब यहाँ से नहीं बचूंगा और मेरी मौत का कारण होगी कैप्टन रोज। और ये सोचकर वो अपने मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करता है और
नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिस वजह से उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती और वो नीचे बिल्कुल सेफली गिरता है। हल्की फुल्की खरोंचें ही आती हैं बस। जिसके बाद वो देखता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और सोचता है कि मैं इस जंगल से बाहर तब तक नहीं जा सकता जब तक रोज़ ने मुझे जो काम दिया है मैं वो नहीं कर लेता। और उसे लगता है कि ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन तभी उसके पीछे वो बड़ा सा बेर लग जाता है, जिसे देखकर वो फुल स्पीड में भागने लगता है और भागते-भागते वो सोचता है कि मैंने इतनी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग की है, यहाँ तक कि रोज़ ने मुझे ट्रेनिंग दी है लेकिन मैंने उस ट्रेनिंग को भी सर्वाइव कर लिया है, तो ये बियर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और वो रुक जाता है और बियर से कहता है कि आ जाओ 1 ऑन 1 मैच करते हैं। लेकिन तभी वो देखता है उसके पीछे-पीछे 2 बियर्स और आने लगते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि अब तो इससे लड़ने का कोई फ़ायदा है नहीं, और सामने से आती हुई झरने की आवाज़ सुनकर वो उस झरने के अंदर कूद जाता है। जिसे देखकर वो ग्रिज़ली बेयर उसके पीछा करना छोड़ देता है और घुर्राने लगता है। तभी वो पानी से बाहर आता है और अपने कपड़े उतार कर उन्हें सुखाने लगता है। तभी देखते हैं कि शाम हो जाती है और वो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा था कि ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और वो ये कहकर खाना खाकर वहीं पर सो जाता है और कहता है कि मैं अपना ये काम कल से शुरू करूँगा। अब अगले दिन वो सुबह जल्दी उठता है, नहा धोकर उन ग्रिज़ली बेयर्स को ढूँढने के लिए निकलता है और जंगल में काफ़ी ज़्यादा अंदर चला जाता है, तो वो देखता है कि पेड़ों पर उन बेयर्स के पंजों के निशान हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो बेयर्स काफ़ी ज़्यादा पास ही होंगे। तभी उसे झाड़ियों में से एक आवाज़ आने लगती है और उन झाड़ियों में से एक छोटा-सा रैबिट बाहर आता है और वो रैबिट काफ़ी ज़्यादा चोटिल था, जिसे देखकर उसातो कहता है कि तुम्हें तो चोट लगी हुई है, और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो उस रैबिट की चोट को ठीक कर देता है और उस रैबिट से कहता है कि अपना ध्यान रखा करो और अगली बार अपने आप को चोट मत पहुंचाने देना। ये कहकर उसातो वहां से जाने लगता है, लेकिन वो रैबिट भी उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद उसातो कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पर अगर तुम आए तो तुम्हें भी चोट लग सकती है। लेकिन वो रैबिट उसातो की बात नहीं मानता और उसके पीछे-पीछे चलने लगता है। तो उसातो पूछता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मानोगे, तो क्या तुम्हें उन ग्रिज़ली बेयर्स का पता पता है कि क्या वो मुझे कहाँ मिल सकते हैं? तो वो रैबिट कहता है हाँ, और वो रैबिट उसातो को उन बेयर्स के घर पे ले जाता है, जहाँ पर वो तीनों ग्रिज़ली बेयर्स आराम से सो रहे होते हैं। तो उसातो उनको काफ़ी देर वहीं पर बैठकर ध्यान से देख रहा होता है कि आखिर वो क्या करेंगे। देर बाद उसातो एक रिवर में जाके पानी पीने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये पानी सेफ है। लेकिन वो पानी पीने के बाद एक बार फिर से उन्हीं बेयर्स के सामने चला जाता है और फिर से थोड़ी देर उन बेयर्स को देखने के लिए वहीं पर बैठा रहता है। लेकिन काफ़ी देर वहाँ बैठने के बावजूद भी उसातो को उनमें कोई मूवमेंट नहीं मिलती। जिसके बाद वो वापस से एक सेफ जगह पे चला जाता है और थोड़ी देर के बाद उसके पेट में दर्द होने लगता है, क्योंकि उसने उस रिवर का पानी पिया था जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा था। और वो सोचता है कि मैं अब से उस पानी को बिल्कुल भी नहीं पीऊँगा। तो वो रैबिट उसे एक जगह दिखाता है जहाँ पर पूरा साफ़ पानी होता है। तो उसातो उस पानी को पीकर कहता है कि इस पानी का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इतने में ही उस रैबिट को किसी चीज़ की आवाज़ आने लगती है और वो पेड़ पे चढ़ जाता है, जिसे देखकर उसातो कहता है कि कोई मॉन्स्टर आने वाला है क्या? और वो भी ऊपर चढ़ जाता है उस पेड़ के। तभी वो देखता है कि एक बड़ा-सा साँप वहाँ पर घूम रहा होता है और वो कहता है कि रोज़ ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन मुझे ये साँप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। जिसके बाद वो फिर से एक सेफ जगह पे पहुँच जाता है और पेड़ पे निशान लगाता है और कहता है कि आज मुझे 5वाँ दिन है, मैं उन ग्रिज़ली बेयर्स को रोज़ वहाँ जाकर देखता हूँ, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि आखिर वो क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं और आखिर मैं उन्हें कैसे हरा सकता हूँ। अब अगले दिन वो डिसाइड करता है कि मैं उन ग्रिज़ली बेयर्स को हराकर इस जंगल से बाहर जाऊँगा। तो वो रैबिट उससे कहता है कि अभी बाहर मत जाओ, अभी रेन हो रही है। तो उसातो कहता है कि जैसे ही बारिश रुकेगी मैं वहाँ चला जाऊँगा उन्हें हराने के लिए, और तुम मुझे मत रोकना। तभी बारिश रुकती है और उसातो उस रैबिट को लेकर उन्हीं ग्रिज़ली बेयर्स के पास जाता है, लेकिन वो वहाँ जाकर देखता है कि उन 3 में से 2 ग्रिज़ली बेयर्स को किसी ने मार दिया है और उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा गया है कि उसातो सोचता है कि मुझे लगता है कि ये तो सिर्फ़ उस बड़े से साँप का ही काम हो सकता है, लेकिन उसने इन्हें सिर्फ़ मज़े के लिए ही मारा है। अगर वो इन्हें खाना चाहता तो अब तक खा चुका होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक छोटा वाला बेर पत्थरों के नीचे से बाहर निकल कर आता है और अपने मम्मी-पापा के पास आ जाता है और वहाँ आने के बाद रोने लगता है, जिसे देखकर उसातो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए
उस सांप को मारकर तुम्हारे मॉम डैड का बदला लेके आता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उसातो के दोनों दोस्त रोज के घर पे आते हैं और कहते हैं कि आखिर उसातो है कहाँ। तो वहाँ रहने वाले कुछ लोग उससे बताते हैं कि रोज और वो फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने के लिए गए हुए हैं और उन्हें गए लगभग 10 दिन हो गए हैं। जिसके बाद उसकी सीनियर उससे कहती है कि मुझे लगता है कि उसातो बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि रोज उसे लेकर गई है और मुझे उसातो पर पूरा भरोसा है, इसलिए हमें अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी चाहिए। तो उसातो उसके बाद पूरी तरह से खाना खाकर अपनी एनर्जी को फुल करता है, अपना वर्कआउट कंप्लीट करता है और एक वेपन बनाता है ताकि उस सांप को वो मार सके। जिसके बाद वो उस रैबिट से कहता है कि मुझे सिर्फ रास्ता बताओ कि आखिर मुझे वो सांप कहाँ मिलेगा और रास्ता दिखाने के बाद तुम वापस वहाँ से भाग जाना। तो वो रैबिट उसातो को उस सांप के पास लेके चला जाता है और तभी वो वहाँ देखते हैं कि वो छोटा वाला बेयर उस सांप से अकेला ही लड़ रहा होता है। जिसे देखकर उसातो कहता है कि मैंने तुम्हें वहीं रुकने के लिए कहा था। वो सांप उस बेयर पे हमला करने ही वाला होता है कि इतने में उसातो उस सांप पर हमला कर देता है और उसकी आंख में वो अपना वेपन मार देता है, जिसकी वजह से उसकी राइट आंख पर चोट लग जाती है और उस सांप को अपनी राइट तरफ से कुछ भी नहीं दिखता। जिसके बाद उसातो कहता है कि मुझे अगर हमला करना है तो इसकी राइट साइड से करना होगा ताकि वो मुझे ना देख पाए। तो वो उस सांप को राइट तरफ से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांप उसे देख लेता है और अपनी पूंछ से उस पर हमला करता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और तभी वो उसके हाथ पर काट लेता है। और काटने के बाद उसातो को काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है और अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके वो अपने हाथ को हील करता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है जो कि वो उस सांप के मुंह में घुसा देता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उस सांप के अंदर तो जहर था और उसके काटने की वजह से वो जहर उसकी बॉडी में भी जा चुका है। तो वो अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके अपने आप को हील करता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा इतने से जहर से मेरा कुछ हो जाएगा। और वो भागकर उस सांप पर एक बार फिर से हमला करने के लिए बढ़ने लगता है और इस बार वो उसकी दूसरी आंख पर भी हमला कर देता है, लेकिन काफी पास से वो बच जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो छोटा ग्रिजली बेयर भी उसातो की पूरी तरह से मदद कर रहा होता है और उसातो एक बार फिर से उस सांप पर हमला करता है और वो सांप इस बार लगभग मर ही चुका होता है। जिसके बाद उसातो उस सांप के साइड में लेटकर कहता है कि आखिर मैंने इस सांप को हराकर तुम्हारा बदला ले ही लिया। लेकिन तभी वो सांप वापस से उठकर खड़ा हो जाता है और इस बार उसातो में लड़ने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची हुई होती। तो वो वापस से रोज को याद करता है और कहता है कि आखिर तुमने मुझे कहाँ फंसा दिया। तभी हम देखते हैं कि ऊपर से रोज उस सांप के ऊपर हमला कर देती है और उस सांप को सिर्फ एक ही शॉट में मार देती है। रोज को देखकर उसातो कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ और तुम्हें आखिर बुलाया किसने। तो कैप्टन रोज बताती है कि जो रैबिट तुम्हारे साथ घूम रहा था वो मेरा पेट है और इसका नाम स्मग है और मैंने इसी से कहा था कि आखिर ये तुम्हारे ऊपर नजर रखे कि तुम कब तक अपने आप को बचा पाओगे। फिर वो उसातो से कहती है कि मैंने ये सोचा था कि मैं जितना हो सके उतना कम ही बीच में आऊंगी, लेकिन पिछली बैटल में सिगलिस इस सांप को नहीं मार पाया था और ये सांप बचकर भाग गया था। लेकिन आज मुझे ये समझ नहीं आया कि ये जंगल में क्या कर रहा है। जिसे सुनकर उसातो कहता है कि और तुम्हें लगता है कि मैं इस चीज को मार सकता था। तो रोज कहती है कि मैं ये नहीं चाहती थी कि तुम इस चीज को मारो, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि तुम आखिर लड़ाई में किस तरह से अपने आप को बचाकर अपने अपोनेंट को हराओगे इस चीज का एक्सपीरियंस लो। ये बात वो काफी ज्यादा डरावनी शक्ल बनाकर करती है और जिसके बाद वो छोटा ग्रिजली बेयर उसातो के साथ आकर खड़ा हो जाता है और जिसे देखकर रोज कहती है कि मुझे लगता है कि ये तुम्हें पसंद करने लगा है। और वो उस ग्रिजली बेयर से कहती है कि उसातो को अपने ऊपर बिठाओ और इसे बाहर ले जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो उसातो को वो अपने ऊपर बिठाता है, लेकिन तभी रोज उन दोनों को एक साथ उठाकर अपने साथ ले जाने लगती है। तो रोज उसातो से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम मेरे बारे में काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, तो आज के लिए अपनी नींद तो भूल ही जाओ। लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम इस एग्जाम में पास हो गए हो और लड़ाई करने के लिए तुम क्वालिफाई हो गए हो, क्योंकि तुमने अपने दर्द को सहकर उसे ठीक करने का तरीका ढूंढ लिया है। जो पिछले दो हीलर्स आए थे वो ऐसा नहीं कर पाए थे और वो दोनों उस जंगल में मारे गए थे, लेकिन तुम उस जंगल को आराम से सरवाइव करके आ गए हो। और मुझे लगता है कि डीमन आर्मी कभी भी हमला कर सकती है, इसलिए तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना ज़रूरी है। तभी हमें डीमन किंग दिखाया जाता है और वो अपनी एक कमांडर से कहता है कि
लिंगर किंगडम पे हमला करने की तैयारी आखिर कैसी चल रही है? तो वो कमांडर कहती है कि हमला करने की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है, बस आपके ऑर्डर का इंतजार है। और ये कहकर वो डीमन किंग कहता है तो फिर शुरू करते हैं, और यहीं हमारा थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है।